हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिग्री प्लस डिप्लोमा होल्डर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल का जो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे शानदार सोल्यूशन के साथ। उसके बाद आज ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम 31 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे विथ सोल्यूशन के साथ। आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप फर्स्ट में देखे थे उसी तरीके से हम 30 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे। और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब 31 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं। अब 31 क्वेश्चन है, क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं। 31 नंबर में ये क्वेश्चन आज से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ए पोकर इज यूज टू, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि पोकर यूज किया जाता है, मतलब किस चीज के लिए यूज किया जाता है। पोकर आपको क्या है, ये जनरली एक स्क्रू ड्राइवर है। आपको पता नहीं होगा, ये एक स्क्रू ड्राइवर ही होता है, इसे ही पोकर कहा जाता है, जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है। यहाँ आपको पोकर का सिंबल देखने को मिल रहा होगा, जो कि एक पेचकस है, जो स्क्रू ड्राइवर की तरह रहता है, जो मतलब लकड़ी में जो छेद किया जाता है उसी को हम पोकर कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं इसका क्या यूज किया जाता है। मेक पायलट होल्स, यानी होल करने के लिए यूज किया जाता है। टू फिक्स वुड स्क्रूज, मतलब लकड़ी में स्क्रू करने के लिए होल किया जाता है, इसी को हम पोकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम पेचकस स्क्रू भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें 32 में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट एड द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी सिस्टम, इसमें पूछा जा रहा है कि एबीसी सिस्टम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ये थर्ड नंबर में एयरवेज ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, यही इसका फुल फॉर्म जो है वो राइट आंसर है। ये कोई इसका फुल फॉर्म नहीं होता, ये सभी इसके फुल फॉर्म गलत दिए गए। इसमें जो थर्ड है वही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं 33 क्वेश्चन में, जिसमें आप देख सकते हैं इन 3 फेज इंडक्शन मोटर द डबल केज रोटर इज यूज्ड। इसमें पूछा जा रहा है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो डबल केज रोटर होते हैं, जैसे डबल केज स्क्वायरल केज रोटर जो होता है उसका यूज क्यों किया जाता है या किस लिए किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। उसका जो होता है वो स्लिप को, जो स्लिप होती है उसको कम किया करने के लिए यूज किया जाता है, या बोले हाई स्पीड, यानी स्पीड जो होती है स्टार्टिंग टॉर्क की, वो इसको हाई करने के लिए हम यूज किया जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क बोल सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को हाई रखने के लिए हम जो डबल केज रोटर है उसको यूज किया जाता है। बोल सकते हैं स्लिप लो करने के लिए, यानी स्लिप को कम करने के लिए, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं 34 नंबर पर, द इफिशियंसी ऑफ सेल कैन बी कंसीडर्ड, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से की क्षमता जो है वो सेल के लिए होता है, यानी बैटरी में कौन से मतलब क्या क्षमता होती है, बैटरी की जो क्षमता होती है वो किसमें कंसीडर की जाती है, ये पूछा जा रहा है। वो बैटरी की जो क्षमता होती है वो एम्पियर हावर में किया जाता है। जैसे यहाँ एएस दिया गया है, इसका मतलब है एम्पियर हावर में इसका जो क्षमता है वो कंसीडर किया जाता है। एचपी जो है ये मोटर की क्षमता को कैलकुलेट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। वाट क्या है, ये कोई एफिशिएंसी कंसीडर करने के लिए नहीं है, ये एक यूनिट है जो कि पावर का ये यूनिट होता है। और केवीए क्या है, ये भी एक यूनिट है जो कि ट्रांसफार्मर को यूनिट मेजर किया जाता है। आगे बात करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी है उसको कंसीडर करने के लिए हम केवीए में यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें 35 नंबर पर, द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन ए मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ। मैग्नेटिक पोटेंशियल में जो मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है उसको मेजर करने के लिए किन, मतलब कौन से टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता है एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसका वो मेजर किया जाता है।
और इलेक्ट्रिक सर्किट में पूछा जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ईएमएफ वो होता है, और मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ यूज किया जाता है, मेजर किया जाता है। और फैराड क्या है? फैराड आपको बता दें ये कैपेसिटर का एक यूनिट है, ये एक यूनिट होता है। उसके बाद हेनरी क्या है? ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है ये होता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कूलाम क्या है? कूलाम क्या एक चार्ज का यूनिट होता है। ये रिलक्टेंस का जो इंडक्टर होता है उसका यूनिट होता है हेनरी। और उसके बाद कूलाम चार्ज का यूनिट होता है, आवेश, जिसे आवेश बोलते हैं। आगे 36 नंबर पर क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट, यानी डीसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? आपको बता दें डीसी सर्किट में जो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? पावर फैक्टर इक्वल टू होता है आर बाई जेड, यानी रजिस्टिव पार्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंस पार्ट होता है। रिएक्टेंस में जो रजिस्टिव एंड इंडक्टिव कैपेसिटिव, ये टोटल, इसमें टोटल जिसे इम्पीडेंस बोलते हैं, इसमें रजिस्टिव एंड इंडक्टिव कैपेसिटेंस सभी होते हैं। इसमें जो डीसी सर्किट होता है इसमें क्या इंडक्टिव में ओनली रजिस्टिव पार्ट होता है, यानी कि आर इक्वल टू जेड होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर बाई रजिस्टिव पार्ट ओनली होता है, इसलिए ओनली आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जो कि इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसलिए इसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। आगे बात करते हैं 37 नंबर पर, इसमें क्या दिया गया है ये देख सकते हैं। ये फिजिकल स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर सरफेस स्टेट ऑफ द कंडक्टर, इसमें पूछा जा रहा है जो वायुमंडल में, मतलब सरफेस में, बाहरी वातावरण में जो कंडक्टर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड लाइन वोल्टेज वैल्यू द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन। इसमें जो कंडक्टर में जो एटमॉस्फेयर में जो कंडक्टर में वो वोल्टेज जो इंड्यूज हो जाता है, मतलब जैसे ये कंडक्टर है इसके बगल में एटमॉस्फेयर में जो वोल्टेज इंड्यूज हो जाता है वो किसके कारण होता है ये पूछा जा रहा है। कंडक्टर में जो इसके बाहरी, मतलब एटमॉस्फेयर में जो वोल्टेज इंड्यूज हो जाता है उसका कारण होता है वो कोरोना इफेक्ट होता है, जो कि राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। कंडक्टर के बाहरी सतह पे, मतलब बगल में वो जो वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, उसे हम कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। स्किन इफेक्ट, इसमें हीटिंग इफेक्ट ये कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें स्किन इफेक्ट के बारे में बात करें, इसमें जो होता है जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसमें यदि एसी सप्लाई की जाती है, इसमें जो करंट है, करंट वो इसके बाहरी सतह पर, मतलब होता है, इसमें करंट जो है वो बाहरी सतह पर ही जाता है, इसमें जो बीच में रहता है ये खाली रहता है, इसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में बात करें, इसमें क्या होता है, ये कोई कंडक्टर है, इसके बगल में यदि कोई एक और कंडक्टर है तो इसके कारण जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इससे लिंक कर जाता है, तो जिसके कारण इसमें जो करंट फ्लो होता है वो उसी वैल्यू में मतलब डिफर हो जाता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो इसके कारण इस पर जो डिस्ट्रैक्शन हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं 38 नंबर पर, क्या होता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज इन नियर जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें पूछा जा रहा है जो ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो जीरो के लगभग नजदीक होता है, ये पूछा जा रहा है। इसमें आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें मैग्नीज होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, आयरन का क्या होता है, कार्बन का होता है। यहाँ आपको लिस्ट दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें सभी का जो नियर बाय जीरो है वो मैग्नीज का होता है। आगे देखते हैं जो 39 नंबर पे है, वो देखते हैं 39 नंबर पे, ए यूरेका वायर इज यूज्ड। इसमें पूछा जा रहा है जो यूरेका वायर मतलब तार होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो पूछा जा रहा है। इन्हें डोमेस्टिक वायर, यानी घरेलू वायरिंग में इसका यूज किया जाता है। ये वेरिएबल रजिस्टर, इसमें यूज किया जाता है। ये लैंप फिलामेंट, इसमें यूज किया जाता है, या ओवरहेड लाइन्स में यूज किया जाता है, ये पूछा। जीरो का वायर क्या होता है? ये एक जो ट्रांजिस्टर जो वो होता है, वेरिएबल रजिस्टर जो होता है, जैसे ये कोई वेरिएबल रजिस्टर है, इसमें जो एरो होता है, ये एक एरो बना होता है,
इसमें जो वायर लपेटा जाता है वो यूरेका का लपेटा जाता है। इसमें जो वेरिएबल रजिस्टर होता है उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ वायर लपेटा जाता है, इसे जो ये एरो होता है इसको घुमा सकते हैं आगे पीछे, इसी से जो रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। इसी में यूरेका वायर का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल रजिस्टर में यूज किया जाता है। यहाँ आपको सिंबल देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में कौन सा वायर यूज किया जाता है। इसमें हम सामान्यतः जो है कॉपर का यूज किया जाता है इसमें डोमेस्टिक वायरिंग में। उसके बाद फिलामेंट लैम्प में हम टंगस्टन वायर का यूज किया जाता है। उसके बाद ओवरहेड लाइन में हम कौन सा वायर यूज करते हैं, इसमें एल्युमिनियम वायर का यूज किया जाता है। जो ACSR होता है एल्युमिनियम कंडक्टर का, वो यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 40 नंबर में क्या है, इन ए इंडक्शन मोटर्स परसेंटेज स्लिप इन फाउंड इन द रेंज ऑफ। इसमें पूछा जा रहा है इंडक्शन मोटर का जो परसेंटेज स्लिप होता है वो वो कितना होता है, उसका रेंज क्या होता है। जनरली वो 2 से 3% उसका परसेंटेज स्लिप होता है। बट इसके जो नियर बाई राइट आंसर देखा जाए तो वो फर्स्ट होगा, वो 1 से लेकर 5% तक होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें 40 से 41 नंबर में, इसमें क्या है, द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो फेज सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, वो क्लॉकवाइज यानी RYB ऐसे क्लॉकवाइज ये होता है इसका फेज सीक्वेंस। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, RYB आर रेड येलो एंड ब्लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड येलो एंड ब्लू, यानी 4th नंबर में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 42 नंबर में क्या दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एम इंडिकेट बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग विलो रिलेशन। इसमें पूछा जा रहा है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब उसका जो फार्मूला होता है, रिलेशन क्या होता है। इसमें सिंपल सी ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, M = ZIT, वेयर Z इज नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं और उसके बाद I करंट होता है, T टाइम होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, सॉरी ये जो Z होते हैं वो इम्पीडेंस होता है। आगे बात करते हैं इसमें जो 43 नंबर पे है, क्या है 43, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर वर्क करता है ये पूछा जा रहा है। फैराडेज लॉ पे इस पर तो वर्क नहीं, फैराडे लॉ क्या होता है वो अलग है। म्यूचुअल इंडक्शन पर ये प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो कि एक कॉइल जो होती है, एक अदर कॉइल यहाँ होती है, तो इसमें जो करंट को प्रोड्यूस किया जाता है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है वो इससे सेकंड वाले से लिंक कर जाता है, जिसके कारण इसमें सेकंड वाले में जो सेकंड वाला कॉइल होता है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है और इसके कारण एक EMF इंड्यूस होने के कारण यहाँ से जो सप्लाई यहाँ कनेक्ट कर दी जाती है, तो इससे जो यही होता है इसका प्रिंसिपल, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है जो ट्रांसफार्मर होता है। फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ क्या कहते हैं, तो इनमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इक्वल टू N d∅dt के इक्वल होता है, ये फैराडे ने बताया था। ओम्स लॉ जो कि V=IR होता है। एम्पियर लॉ जो एक करंट में, ये करंट है, इसके कारण जो एक छोटा सा ये एरिया कट करते हैं तो इसके कारण यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो वो क्या कहते हैं, एम्पियर लॉ डिफाइन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में, ये देख सकते हैं हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर मेड ऑफ। जो आपके घरेलू मतलब उपकरण हैं, जैसे कि हीटर हो गया, गीजर हो गया, और जो प्रकार के जो मतलब इंडक्शन हीटर हो गया, इन सभी में कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसमें जनरली जो होता है नाइक्रोम क्रोमियम यानी निकिल क्रोमियम का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं 45 में, इसमें विच ऑफ द बिलो इन द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CRO। CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। इसका राइट आंसर होता है, जो कि 3rd नंबर पर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं इसमें 46 नंबर में क्या दिए गए, इन सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 100 ओम। टोटल 100 ओम है। फर्स्ट टू रेजिस्टेंस 30 ओम एंड 50 ओम दिए गए हैं। फाइंड द थर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, जो कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आपको पता होगा
ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, सभी जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो जो R टोटल होता है क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है टोटल R कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। उसके बाद R1 कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। R2 कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। थर्ड नहीं दिया गया है तो R3 हो जाएगा। तो R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 माइनस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। R3 इक्वल टू कितना हो गया, 20 ओम हो जाएगा R3 की वैल्यू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं 47 नंबर में, ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, कि किसको चेंज करता है, ये वोल्टेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पावर फैक्टर को नहीं चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, पावर भी कांस्टेंट रहता है ट्रांसफार्मर में। उसके बाद बात करते हैं आगे, जो है 48 नंबर में, वाइंडिंग ऑफ ए जनरेटर हैज टू इंच। Winding of a three-phase generator has total of 6 ends. These ends can be connected in any one of the two style, namely। इसमें जो पूछा जा रहा है जनरेटर, यानी इसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो किस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है, इसको आपको बता दें। इसमें टोटल 6 प्रकार की मतलब वाइंडिंग कर सकते हैं। इसमें स्टार स्टार डेल्टा कर सकते हैं, या डेल्टा स्टार कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें, इसमें डेल्टा डेल्टा कर सकते हैं, या स्टार स्टार कर सकते हैं, या डेल्टा स्टार करते हैं। ऐसे 4 प्रकार की ये सभी प्रकार के जो वाइंडिंग है वो यूज किया जा सकता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा ये यूज कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट ये कोई वाइंडिंग नहीं होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये कोई वाइंडिंग नहीं यूज की जाती है। एंड स्टार्टिंग एंड रनिंग ये कोई किसी प्रकार का स्टाइलिश वाइंडिंग नहीं होता है। ओनली स्टार एंड डेल्टा, या डेल्टा एंड स्टार, या स्टार या डेल्टा डेल्टा, ऐसे प्रकार के जो वाइंडिंग होते हैं वही यूज किए जाते हैं। आगे बात करते हैं 49 में क्या दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स, नेमली। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट जो होते हैं, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, या एमएमसी, पीएमएमसी, ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें से जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें आपको बता दें। एक टीडी होता है जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, एक टीसी होता है ये कंट्रोलिंग टॉर्क, एक टी डैम्प होता है। ये सभी 3 प्रकार के जो टॉर्क होते हैं ये होते हैं मेनली। उसके बाद जो इसमें मेन पार्ट इंस्ट्रूमेंट को जो अलग अलग डिफाइन किया जाता है, कौन किस कैटेगरी में आता है, उसके लिए आपको जो इसमें 3 टाइप के होते हैं वो होता है। एक इंडिकेटिंग टाइप, एक होता है इंडिकेटिंग टाइप जिसे हम इंडिकेटिंग टाइप जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टाइप भी बोला जाता है। उसके बाद सेकंड होता है रिकॉर्डिंग टाइप, और थर्ड होता है इंटीग्रेटिंग टाइप। ये 3 प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं। अब सभी का हम आपको बता देते हैं क्या क्या कैसे होता है। जो डिफ्लेक्टिंग टाइप होता है इसे हम इंडिकेटिंग टाइप बोला जाता है। इसमें जो होते हैं जैसे एमीटर हो गया या वोल्ट मीटर, इसमें जो होता है वो ऐसे एरो के तरह इसमें इंडिकेट करता है कि कितना वोल्टेज है, कितना एम्पियर है, ये इंडिकेट करता है, इसलिए इसे इंडिकेटिंग टाइप या डिफ्लेक्टिंग टाइप बोला जाता है। उसके बाद इसका एग्जांपल बता दें तो आपको वोल्ट मीटर, एमीटर, और जो गैल्वेनोमीटर होते हैं, और पीएमएमसी, ईएमएमसी, वाट मीटर, इन सभी में जो होता है वो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बात करते हैं सेकंड में, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जिसमें रिकॉर्ड होता है, जो कि इसका एग्जांपल क्या है, एक्स वाई प्लॉटर होता है। जैसे किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो टाइप, जैसे किसी को, तो उसमें जो होता है वो यूज किया जाता है, एक्स वाई प्लॉटर में रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें, इसके बाद यहाँ बात करते हैं क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। ये होते हैं जो इंटीग्रेटिंग मतलब जो वैल्यू है वो ऐड करता जाता है, इंटीग्रेट करता जाता है। इसमें जैसे कि जो होता है क्या, मीटर, आपका जो मेगर होता है, मीटर जो आपके घरों में जो मीटर लगा रहता है वो एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है।
उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो एक महीने का जो आपका बिजली का बिल रहता है वो अगले महीने ऐड हो जाता है, वो अगले महीने ऐड हो जाता है, वो ऐड होता चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं आगे 50 नंबर में क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मेजर किसमें किया जाता है, यानी उसका यूनिट क्या होता है ये पूछा जा रहा है। उसका होता है वेबर में, ये मेजर किया जाता है, तो यूनिट वेबर होता है। उसके बाद वोल्ट क्या है, ये वोल्टेज का यूनिट होता है। एम्पियर क्या है, करंट का यूनिट होता है। और वाट क्या है, पावर का यूनिट होता है। आगे बात करते हैं इसमें 51 नंबर पर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर, रोटर सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये पूछा जा रहा है। मैक्सिमम एट द स्टैंड स्टिल पर, जो स्टैंड स्टिल यानी शुरुआत में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इसमें 52 नंबर में जो है, विच ऑफ द बिलो इन द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वी आई आर। वी आई आर का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको याद रखना है। वी आई आर का फुल फॉर्म होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इसका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें 53 नंबर पे, ए एन यानी इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर एट 500 मेगाहर्ट्ज। ये इतना 500 मेगाहर्ट्ज तक मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। कंपनसेटर वाट मीटर, ऐसा कोई वाट मीटर नहीं होता है, ये गलत है। और लो पावर फैक्टर वाट मीटर, ये पावर फैक्टर को मेजर करता है, ना कि कोई पावर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बोलोमीटर ये एक हाई पावर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि बोलोमीटर है, ये हाई पावर को मेजर करता है। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर वाट मीटर ये भी एक करंट, वोल्टेज एंड पावर तीनों को मेजर कर सकता है इसमें, बट इतने हाई जो पावर है ये मेजर नहीं कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो बोलोमीटर हो जाएगा। ये एक हाई पावर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं 54 नंबर पर, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है इसमें पूछा जा रहा है। डायोड क्या है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सिंबल ऐसे कुछ होता है, इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, ये पूछा जा रहा है। और इसमें पॉजिटिव क्या होता है, इसे जो पॉजिटिव होता है इधर हम क्या कहते हैं, इसे हम कैथोड कहते हैं। और पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं और कैथोड को निगेटिव बोला जाता है। इसमें पॉजिटिव पूछा जा रहा है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। और अगर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड पूछा जाता तो क्या हो जाता, कैथोड हो जाता है। और ट्रायोड क्या होता है, ये एक ट्रायोड, ये एक इंस्ट्रूमेंट मतलब जो एक वो है, डिवाइस है। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या है आगे, in electrical work the solder used in practically always an alloy of lead and, मतलब लीड एंड किससे और जो यूज किया जाता है सोल्डिंग करने के लिए, इसमें टिन का इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकली। उसके बाद बात करते हैं इसमें 56 नंबर पे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग। इसमें पूछा जा रहा है कंड्यूट पाइप वायरिंग जो होता है वो उसका अदर नाम क्या होता है। कंड्यूट वायरिंग को हम क्या बोलते हैं, कंसील्ड वायरिंग। जो कंसील्ड वायरिंग क्या होती है, जैसे आप घरों में देखे होंगे दीवारों में जो वायरिंग की जाती है उसमें ईंटे को जो काट कर उसके अंदर पाइप डाला जाता है, पाइप डाल के उसके अंदर फिर वायर डाला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग भी बोला जाता है, या कंड्यूट पाइप वायरिंग भी बोला जाता है। या डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग या कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, इन सभी से आपको इन सभी नामों से उसको बोला जाता है। यहाँ आपको इमेज भी देखने को मिला होगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसको हम कंसील्ड कंड्यूट, एक सरफेस कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होता है, एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग होता है, जो कि आप देखे होंगे दीवारों में पट्टी जो लगी रहती है वो देखे होंगे पाइप की, या पाइप की लगी होती है, या आप देखे होंगे तो पाइप ऐसे लगा रहता है बाहर बाहर से, उसमें भी वायर डाला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस कंड्यूट वायरिंग बोला जाता है। और एक और होता है, क्या होता है, जैसे कि आप केसिंग कीपिंग वायरिंग भी देखे होंगे, जो कि एक पट्टी रहती है, उसमें पट्टी में आप देखे होंगे एक उसमें चिपका रहता है दीवार में, और जो सेकंड उसके ऊपर होता है वो ओपन होता है, उसको ओपन करके उसके अंदर फिर से वायर डाल देते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, ये भी आपको देखने को मिला होगा।
ये सभी तरीके से जो वायरिंग है ये होते हैं। हम आपको क्लास में अच्छे से सब कुछ बताएंगे, कैसे वायरिंग की जाती है, ये सब कुछ आपको क्लास में देखने को मिलेगा। जल्द ही आपके लिए क्लास अरेंज किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसमें 57 नंबर पर, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड। इसमें पूछा जा रहा है जो मेन फ्लक्स को इफेक्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है इसका काम ही क्या है, ये काम क्या करता है, ये मेन फ्लक्स को मतलब इफेक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। इसे हम आर्मेचर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन के कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज कर देते हैं ताकि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कम हो सके। या इंटरपोल भी यूज किया जाता है, इससे भी हम आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं ताकि आर्मेचर रिएक्शन जो है वो मेन फ्लक्स जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, इफेक्ट ना करे। चलिए आगे बात करते हैं 58 नंबर पर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, फॉर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है ये पूछा जा रहा है। ये क्या होता है, ये सीरीज में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ जो है वो मेन फील्ड वाइंडिंग, और इसके बाद यहाँ पर एक रनिंग वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक रोटर कनेक्ट किया जाता है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो सीरीज में स्टार्टिंग में ही कनेक्ट किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सीरीज में स्टार्टिंग वायरिंग में यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 59 में। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इन ए सिंगल फेज इंपल्सन मोटर द पावर फैक्टर इज ऑलवेज क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये इसका हाई होता है एट हाई स्पीड पर, इसका पावर फैक्टर हाई होता है। इंपल्सन मोटर जो होता है इसको पावर फैक्टर वेरी मतलब हर समय वेरी करता है, ये घटिया है मोटर होता है, बोल सकते हैं सब कुछ इसका जो है वो बेकार होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या, पावर फैक्टर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन वेव एसी वोल्टेज इन 10 वोल्ट व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो वीएम इसमें दिया गया है, क्या है, वीएम इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिए गए। तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट टू होता है। वी एम बाई रूट टू यानी क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई रूट टू। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.070 ये आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 60 नंबर हो गया। अब 61 से हम आपको जो ईडी करंट क्या है इसका डिमेरिट हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जल्दी आपके लिए क्लासेस अरेंज किया जा रहा है। ऐसी ही एकदम ज़बरदस्त कंटेंट के साथ क्लासेस पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए क्लास अरेंज करें। क्योंकि अभी इतना मेरे पास साधन नहीं है कि हम आपको मतलब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकें, इसलिए ऐसे ही आपको बता रहे हैं। जैसे ही आप लोग का प्यार और रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम जल्द ही आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लास अरेंज करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।